ठीक है। तो ये जो लेक्चर है वो हम देखने वाले हैं, और ये लेक्चर एक्चुअली ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देखो कैसे, मैं दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि अगर तुम्हें बॉन्डिंग पूरी समझनी है, तो पूरी केमिकल बॉन्डिंग समझने आए हो तो ये लेक्चर तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है ना, इसको स्किप कर देना। ये लेक्चर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये लेक्चर उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको बॉन्डिंग का रीज़न समझना है, जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्डिंग के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आती है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बॉन्डिंग में भी छोड़ो, ऑर्गेनिक में इतनी कोई खास बॉन्डिंग होती नहीं है। जैसे तुम लोगों ने कई कंसेप्ट पढ़े होंगे ऑर्गेनिक के अंदर कि भाई हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, किसी में हाइब्रिडाइजेशन कुछ और आ जाता है, किसी में कुछ और आ जाता है। कि हम लोग देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाने में प्रॉब्लम आती है किसी भी कंपाउंड का, तो वो तुम यहाँ पर सीख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर ना बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने वाले हैं। बॉन्डिंग का कंसेप्ट समझेंगे हम लोग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही है। तो हम लोग क्या क्या चीज़ें समझने वाले हैं वो देख लो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई ल्यूइस थ्योरी के हिसाब से समझेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि ल्यूइस थ्योरी के हिसाब से किस तरीके से बॉन्डिंग जो है वो होती है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर आएंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भी यूज़ लेंगे। ये सब हम लोगों ने बॉन्डिंग के अंदर पढ़ लिया होगा, आई एम प्रिटी श्योर ये हम लोगों ने बॉन्डिंग के अंदर जो है पढ़ रखा होगा, देख रखा होगा एटलीस्ट एक बार, ठीक है। तो अगर नहीं भी देखा है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों की यूज़ आएगी वो सब हम यहाँ पे सीख लेंगे, ठीक है। दो हमने देख लिए, लिविस थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और हम लोग सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कैसे कमेंट कर सकते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं किसी कंपाउंड के अंदर उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या आ रहा है, ठीक है। फोर्थ जो कंसेप्ट हम लोग समझ सकते हैं वो हो सकता है हम लोगों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर के बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर्स के बारे में, ऑर्बिटल पिक्चर्स के बारे में हम लोग ये देखेंगे कि भाई कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे मान लो मीथेन होता है, ठीक है ना, मीथेन होता है, ईथेन होता है, इनके अंदर हम लोग किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बना सकते हैं। इसकी एमओटी पिक्चर आपने देखी होगी कहीं ना कहीं बुक में, अगर आपको नहीं समझ में आती है तो ये लेक्चर आपके लिए है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का क्या कंसेप्ट है, इसका हम कंसेप्ट देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, ठीक है ना। हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का देखेंगे। यहाँ पे हम लोग ना ऑर्बिटल ओवरलैप का कंसेप्ट समझते हैं, हम लोग समझते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप के कंसेप्ट को, कि किस तरीके से ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप करती हैं। लुइस थ्योरी से हम लोग सिंपल अपना क्या नाम से लुइस डॉट स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे, लुइस डॉट स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे किसका, लुइस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग सिंपल मीथेन का स्ट्रक्चर बना लेंगे अभी। और उसके बाद है ना, यहाँ से एक चीज़ और समझ जाओगे तुम लोग, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज कि किस तरीके से हम लोग फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो अगर तुम ये लेक्चर देखने आए हो और इनमें से कोई सी भी ऐसे टॉपिक है जो तुम्हें समझ में नहीं आती है, तो ये लेक्चर आपके लिए है, ठीक है ना, इसको देखना एंड तक। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्डिंग से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो एक बात ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक समझने के लिए ना आप उसकी बॉन्डिंग को किसी भी एक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सारी की सारी बॉन्डिंग एक ही थ्योरी से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके लिए मुझे ये भी पता होनी चाहिए, उसके लिए मुझे ये भी पता होनी चाहिए, मुझे ये भी पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, और मुझे उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाना भी आना चाहिए। ऑल्दो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर होता है वो हम लोग बहुत ही कम कंपाउंड्स के लिए बनाते हैं, जैसे कि मीथेन, ईथेन, ईथीन, ईथाइन, इनके लिए बनाएंगे और ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो विदाउट अ फर्दर अडू हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं लुइस थ्योरी के हिसाब से बात करूँ, मैं अगर लुइस थ्योरी के हिसाब से बात करूँ तो लुइस थ्योरी ने क्या कहा था कि भाई कोई भी एलिमेंट है ना वो बॉन्डिंग इसलिए करता है क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि एन एलिमेंट फॉर्म्स बॉन्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। पर ये पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने इनऑर्गेनिक पढ़ी है तो आप वहाँ पे देखते हो कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपके जो एलिमेंट है उसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो ही हो, वो 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है तब भी वो स्टेबल होते हैं। जैसे अगर मान लो आपने BH3 का स्ट्रक्चर देखा हो, तो BH3 का जो स्ट्रक्चर होता है, बताओ इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 2 ये वाले, 2 ये इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे, टोटल हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन से कम है? हाँ। तो ऐसे ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एलिमेंट के पास में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है बट तब भी वो स्टेबल है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोवैलेंट। देखो ध्यान रखना, ये
वैसे ही ये क्या कोशिश करता है, BH3 जो है वो डाइमर बनाने की कोशिश करता है B2H6। वो इसीलिए होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट तब भी ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं, बट ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये स्टेबल होता है। तो ल्यूइस थ्योरी ने यही कहा था कि भाई जो कंपाउंड होता है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, एंड ड्यूप्लेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या करना चाहेगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा। ड्यूप्लेट का क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन के बारे में बात करूँ, सपोज मैं इस हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो देखो इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला। एक बार शेयरिंग हो गई तो वो इलेक्ट्रॉन किसी के भी हो सकते हैं, बोरॉन के भी काउंट कर सकते हैं और उसको हम हाइड्रोजन का भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ड्यूप्लेट, और जो बोरॉन है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्टेट। खैर यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग मीथेन का, ठीक है। तो देखो वैसे अगर मैं सिंपली इसमें लिखना चाहूँ तो मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको। देखो कार्बन का पहले तो वो बताओ एटॉमिक नंबर कितना है, 6, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, 1s2 2s2 2p में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल कौन सी होती है, जो आउटर मोस्ट शेल है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड शेल दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी, सेकंड शेल। तो मेरे पास क्या कहते हैं, वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को बना दूं पहले कार्बन के बगल में, ठीक है। मैंने ये 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो हाइड्रोजन का क्या कन्फिग्रेशन होता है, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू होती है 1, कन्फिग्रेशन होता है 1s1, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, ये उसका 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, ये उसका 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये दोनों क्या होगा, जब ये जैसे बॉन्डिंग हो रही होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा और कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। और वो दोनों क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। देखो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और दोनों ने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। अब जब बॉन्ड बन गया तो जो ग्रीन इलेक्ट्रॉन है और जो ये पिंक इलेक्ट्रॉन है वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देंगे। अब होगा क्या, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन के भी काउंट हो सकते हैं और वो कार्बन के भी काउंट हो सकते हैं। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ, बॉन्ड बना दूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कार्बन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल। कैसे, 2 ये वाले, 2 ये वाले, 2 ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का क्या डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, हाँ इस हाइड्रोजन के लिए देखो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए ना इसको, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस कंपाउंड को स्टेबल बोला जाएगा। तो हमने क्या किया, लुईस थ्योरी के हिसाब से मीथेन के अंदर बॉन्डिंग देख ली है। सिमिलरली अगर मुझे और भी किसी कंपाउंड के अंदर बोलेगा तो मैं इसी तरीके से उसकी भी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब हम लोग इसको ना यहाँ से समझने के बाद एक बार हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर चलते हैं। हम लोग चलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों काम की है, क्योंकि जब मैं हाइब्रिडाइजेशन समझाऊंगा और मैं ऑर्बिटल ओवरलैप समझाऊंगा मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल पिक्चर के अंदर, तो वहाँ पे हमें ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर आते हैं। देखो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हमें ना, यहाँ से हम लोग कौन सा कंसेप्ट सीखेंगे, ऑर्बिटल ओवरलैप वाला कंसेप्ट, ऑर्बिटल ओवरलैप वाला कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो जो पहला टाइप का ओवरलैप होता है वो होता है हेड ऑन ओवरलैप, या इसी को हम लोग एक्सियल ओवरलैप भी बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैप भी बोलते हैं, ठीक है। तो करके देख लेते हैं भाई ये होता कैसा है। पहली चीज़ इसमें हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो जैसे मैं ओवरलैप के बारे में बात करूं तो पहला जो ओवरलैप मैं देखूंगा वो देखूंगा एस ओवरलैप। पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि एस ऑर्बिटल कैसी दिखती है, ठीक है ना। एस ऑर्बिटल होती है स्फेरिकल, ये एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है। और मेरे पास में एक दूसरी एस ऑर्बिटल भी हो सकती है, दूसरी एस ऑर्बिटल है, ठीक है। अब होगा क्या, दोनों के अंदर ना एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों क्या करेंगी, ओवरलैप कर लेंगी। तो जब ये ओवरलैप करेंगी ना तो ये कुछ इस तरीके से ओवरलैप करेंगी, ये एक एस ऑर्बिटल और ये दूसरी एस ऑर्बिटल, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ओवरलैप वाले रीजन में दोनों इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से माना गया कि एक बॉन्ड बन चुका है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एस एस ओवरलैप, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सपोज कि ये जेड एक्सिस है तुम्हारी, ठीक है। तो इस एस ऑर्बिटल के लिए भी ये जेड एक्सिस ही होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम इसको एक्सियल ओवरलैप क्यों बोलते हैं, देखो ये कंसेप्ट तुमने बॉन्डिंग में भी समझा होगा, अगर नहीं समझा तो समझ लो कि जब भी हम लोग हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैप करते हैं ना तो हम किसी एक एक्सिस को ले लेते हैं
और उस एक्सिस के अलॉन्ग दोनों ऑर्बिटल्स को एक दूसरे की तरफ लेके आते हैं। ठीक है, देखो अगर मान लो मैं ऐसा कहूँ कि मेरे पास में, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि सपोज़ मेरे पास में एक एस ऑर्बिटल है और ये दूसरी एस ऑर्बिटल है। अगर मैं दोनों एस ऑर्बिटल को एक्स डायरेक्शन में एक दूसरे के पास लेके आऊँगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस दोनों को पास में लेके आऊँगा, तभी वो ओवरलैप कर पाएंगे, है कि नहीं भाई? तुम खुद सोचो ना, दोनों एक 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 एस ऑर्बिटल यहाँ थी, एक एस ऑर्बिटल यहाँ थी, ये यहाँ जा रही थी, ये यहाँ जा रही थी, तब ये दोनों ओवरलैप कर लेंगे। बट अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एक तो मेरी एक्स डायरेक्शन में आ रही हो और एक मेरी कहाँ जा रही हो, वाई डायरेक्शन में, अब की बार क्या हो, ये तो एक्स डायरेक्शन में आ गई और ये वाली जो ऑर्बिटल है ये वाई डायरेक्शन में जाने लग जाए, तो क्या ये कभी ओवरलैप कर पाएंगे? नहीं। ये वाली तो यहाँ मूव करेगी और उस टाइम पे ये वाली ऊपर जाने लग जाएगी, तो ये कभी ओवरलैप ही नहीं कर पाएंगी। तो ध्यान रखना, अगर मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है तो ये वाली भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस होगी। दोनों जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक दूसरे के पास में आएंगी, ये यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी और दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। ये कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए जब हम लोग अभी पी ऑर्बिटल का ओवरलैप देखेंगे। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं एस पी ओवरलैप। सेकेंड जो ओवरलैप हमें देखना है वो होता है एस पी ओवरलैप। देखो सपोज़ ये मेरे पास में एक एस ऑर्बिटल थी, ये एक एस ऑर्बिटल है और ये मेरे पास में जेड डायरेक्शन है, और एक मेरे पास में पी ऑर्बिटल है जो कि पी जेड एक्सिस, पी जेड ऑर्बिटल है, जिसकी मतलब पी सबशेल की मैंने जेड ऑर्बिटल ली है, पी जेड लिया है मैंने, पी जेड ऑर्बिटल, और ये उसकी एक्सिस है। ठीक है, तो ये जब ये जेड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये भी जेड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, इसी एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगी, और जब ये एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगी तो जो ओवरलैप होगा वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ऑलराइट, और देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा, और दोनों कैसे होंगे, शेयर हो जाएंगे। और ये रीजन जो है, जो जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, शेडेड रीजन जो है, जो जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, शेयर्ड रीजन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड को डिनोट कर रहा है, ये एक सिग्मा बॉन्ड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये भी एक सिग्मा बॉन्ड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो हमने एस पी ओवरलैप देख लिया है। अब हम तीसरे टाइप का ओवरलैप देखेंगे जिसको हम लोग पी पी ओवरलैप कह सकते हैं। ठीक है, तो पी पी ओवरलैप में अगर मान लो मुझे एक्सियल ओवरलैप कराना है, क्योंकि मैं अभी कौन सा ओवरलैप पढ़ रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ हेड ऑन ओवरलैप या एक्सियल ओवरलैप। ठीक है, तो मुझे एक्सियल ओवरलैप कराना है पी पी ऑर्बिटल के लिए। तो सपोज़ ये मेरे पास में एक पी जेड ऑर्बिटल थी प्लस ये मेरे पास में एक पी जेड ऑर्बिटल थी, तो होगा क्या कि ये जो ऑर्बिटल है वो इस तरीके से ओवरलैप करेंगी। देखो ये मेरे पास में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये मेरी दूसरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये अलॉन्ग जेड एक्सिस यहाँ से आएगी, ये अलॉन्ग जेड एक्सिस यहाँ से आएगी, दोनों एक दूसरे के पास में आएंगी। और ये वाला जो रीजन है, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये जो रीजन है ना, इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो जाएंगे, और ये वाला जो रीजन है वो क्या कहलाएगा, शेयर्ड रीजन कहलाएगा। ठीक है, या इसको हम लोग ओवरलैपिंग रीजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग रीजन भी बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा है ये भी एक तरीके का सिग्मा बॉन्ड ही कहलाने वाला है। ठीक है, दूसरा टाइप का जो ओवरलैप है, ये तो एक टाइप का ओवरलैप हो गया जहाँ हम अलॉन्ग दी एक्सिस ओवरलैप करवा रहे हैं। दूसरा ओवरलैप जो होता है उसको हम लोग कहते हैं साइडवेज ओवरलैप। ठीक है, सेकेंड टाइप के ओवरलैप पे निकलते हैं हम लोग। जो सेकेंड टाइप का ओवरलैप है हमारे पास में, जिसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज ओवरलैप। साइडवेज, इसका और नाम भी होता है साइडवेज लेटरल, या इसी को हम लोग पैरेलल ओवरलैप भी बोल सकते हैं, ओवरलैप भी बोल सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट लीड्स टू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो अगर मुझे साइडवेज ओवरलैप करवाना है तो सपोज़ ये मेरे पास में कोई दो पी ऑर्बिटल थी। ठीक है, सपोज़ ये पी जेड है और ये भी पी जेड ऑर्बिटल है। तो बताओ एक ऑर्बिटल जो थी वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है, दूसरी वाली ऑर्बिटल भी जेड एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है। क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं? हाँ, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सपोज़ मैंने कहा कि अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सपोज़ इस बार ये इस डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे के पास में आती हैं,
तो अगर ये z एक्सिस है तो बताओ ये वाली एक्सिस कौन सी होगी, ये x या y कुछ भी हो सकती है। तो सपोज़ ये x डायरेक्शन के अंदर एक दूसरे के पास आ रही हैं, ठीक है, ये x डायरेक्शन है, ये भी x डायरेक्शन है, और ऑर्बिटल खुद कैसी है, pz है, दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो होगा क्या, ये एक दूसरे के साथ में ओवरलैप कर लेंगी। सपोज़ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये जो है इस तरीके से शेयर्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पी पी ओवरलैप, ओवरलैप, या जिसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, पाई बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक पाई बॉन्ड है। अब तुम में से कई लोगों के मन में एक डाउट उठ रहा होगा कि ये बंदा यहाँ पे केवल एस और पी ऑर्बिटल के बारे में ही क्यों बात कर रहा है। देखो, मैं यहाँ पे एस और पी ऑर्बिटल के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ, मैंने डी ऑर्बिटल को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे हम लोग बॉन्डिंग केवल कार्बन तक ही सीखेंगे। अब बताओ, कार्बन के लिए तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 1s2, वो 1s2, 2s2 और 2p2 रहता है, ठीक है। तो तुम 2 के आगे जा ही नहीं रहे हो, तो 1 के लिए s पॉसिबल है, 2 के लिए s और 2 के लिए p पॉसिबल है, 2 के लिए d पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो इसीलिए मैं d ऑर्बिटल के ओवरलैप को यहाँ पे दिखा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा जो कंसेप्ट है, मेरा जो मतलब है, मकसद है, वो तुम्हें केवल और केवल अभी कार्बन के लिए बॉन्डिंग सिखाने का है। मैं तुम्हें डी ऑर्बिटल का ओवरलैप इसीलिए अभी नहीं बता रहा हूँ। जब हम लोग बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं सारे का सारा ओवरलैप दिखाऊंगा, ठीक है। ये मैं जस्ट तुम्हारा एक जो बेस है ना वो क्रिएट कर दिया है मैंने। तो देखो, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है ना, मीथेन का देख लिया। फॉर्मल चार्ज अभी हमने नहीं सीखा है, फॉर्मल चार्ज हम आगे सीख लेंगे, ठीक है, जब मैं नंबर ऑफ लोन पेयर वगैरह कैलकुलेट करना बता दूंगा तब। दूसरा कंसेप्ट हमने सीख लिया ऑर्बिटल ओवरलैप वाला। अब हम सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन होता ही क्यों है। चलो देखा जाए। सपोज़ मैं बॉन्डिंग के सिनेरियो के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ बॉन्डिंग इन मीथेन। सपोज़ मैं मीथेन के अंदर बॉन्डिंग के कंसेप्ट को समझना चाहता हूँ। मीथेन क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना, CH4। देखो एक बात ध्यान रखना, मीथेन के अंदर क्या होगा कि जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं वो 4 बॉन्ड होते हैं, और सारे के सारे बॉन्ड है ना, उन सब की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना अभी कि इन मीथेन ऑल 4 CH बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ आएगा आगे, ठीक है। देखो, अगर मान लो मैं बॉन्डिंग करना चाहूँ मीथेन के अंदर, तो देखो सबसे पहले मैं क्या लूँगा, कार्बन लूँगा। कार्बन का एक होता है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, GSEC लिख रहा हूँ मैं जिसको, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कार्बन का, वो होता है 1s2, 2s2, 2p2। ये वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसके अंदर कार्बन यूजुअली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैं इसको अपने बॉक्स वाले फॉर्म में बना करके देख लेता हूँ, ठीक है। देखो, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, बॉन्डिंग में हमेशा यही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। बॉन्डिंग में यही क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारी वैलेंस शेल है, ये वैलेंस शेल है, ठीक है ना। तो ये पार्टिसिपेट करेगी केवल ये 4 ऑर्बिटल्स, ठीक। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। देखो भाई, होगा क्या कि जब तुम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हो तो कार्बन के पास केवल 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और मैंने अभी भी तुम्हें बताया था कि जब 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं तो वहाँ ओवरलैप के टाइम पे एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन खाली रहता है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, पेयर थोड़ी रहते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं दिखाना चाहूँ अगर, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या दिखाया है, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैंने क्या दिखाया है, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और वो अनपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, बस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 4 बॉन्ड बनाने हैं तो मुझे किसी तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड रखना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, कार्बन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लेके जाऊँगा, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो एक्चुअली कार्बन का जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, सपोज मैंने इसका एक्साइटेशन कराया, ठीक है, तो इसका जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा वो होगा 1s2, 2s में 1 और 2p में कितने हो जाएंगे, 3। अब देखो 1s तो हमारे काम की नहीं है क्योंकि वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करने वाली, तो मैं उसको बनाऊंगा ही नहीं। तो मैंने क्या किया, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया और 2p के अंदर मैंने कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। बताओ मेरे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मुझे यही तो चाहिए था। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है,
कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो मतलब मेरे पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 4 इलेक्ट्रॉन मैंने अनपेयर्ड कर दिए हैं, इसीलिए मैंने एक्साइटेशन कराया। ठीक है, अब देखो अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं कि मैंने यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ में करा दी, क्योंकि मुझे पता है हाइड्रोजन के लिए जो कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है 1s1। ठीक है, तो मैंने ये हाइड्रोजन के साथ में इसकी बॉन्डिंग करा दी, इस ऑर्बिटल के लिए मैंने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करा दी, इस हाइड्रोजन के साथ में मैंने बॉन्डिंग करा दी इसकी, और इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करा दी मैंने इसकी 1s1 1s1। मतलब कितने हाइड्रोजन लिए, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन ले लिए, और ये कार्बन है। अब देखो यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो गई। वो दिक्कत क्या है, तुम ये देखोगे कि भाई ये जो गैप है ना कार्बन में, जो कार्बन के 2s और 2p ऑर्बिटल के अंदर एक गैप है, एक डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है एनर्जी डिफरेंस को। किसको, एनर्जी डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। तो अगर ये वाली ऑर्बिटल इन 3 ऑर्बिटल के साथ सेम एनर्जी लेवल पे नहीं है, अगर इन तीनों की और इस ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल में डिफरेंस है, तो जो ये वाला बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा वो एनर्जी में डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू ये तीनों बॉन्ड। ठीक है, तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो 3 बॉन्ड होंगे, सपोज मैंने दिखाया इस तरीके से, तो जो 3 बॉन्ड होंगे वो तो एक जैसे होंगे, और एक बॉन्ड जो होगा वो कुछ अलग होगा। वो कौन सा बॉन्ड होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड अलग लेंथ का होगा। सपोज़ ये L1 है तो ये L2 होगा, ये L2 होगा और ये L2 होगा। ठीक है, तो हम लोग यही बोलते हैं एक्चुअली इसकी जो एनर्जी है वो इन तीनों से अलग आनी चाहिए थी, तो चारों की जो बॉन्ड लेंथ होती वो अलग आती। बट ऐसा तो हमने नोटिस ही नहीं किया। हमने क्या नोटिस किया कि इन मीथेन ऑल 4 कार्बन एटम्स, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो यहीं पे हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। ठीक है, तो इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को। तो हम देखते हैं भाई हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो पहले मैं कुछ एक लाइन लिखवाऊंगा इसमें, वो हम उसके बाद समझ लेंगे। ठीक है ना, पहले मैं लिखवा देता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स mixing of atomic orbitals of similar energy to form hybrid orbitals। ठीक है, अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ hybrid orbitals formed is equal to the number of hybrid orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals that undergo hybridization, या हम लोग इसको मिक्सिंग भी लिख सकते हैं, दैट अंडरगो मिक्सिंग। ऑलराइट, तीसरा जो पॉइंट है, अगर तुम ये 3 पॉइंट समझ जाओगे तो तुम हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दस फॉर्म्ड आर सिमिलर इन एनर्जी, in terms of energy and shape। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी मैं किसी ऐसे बना रहा हूँ, सपोज़ मैंने ऐसे बनाया, तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों की एनर्जी, क्योंकि मैं इन तीनों ऑर्बिटल को जोड़ के बना रहा हूँ ना, तो इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी होगी, सेम एनर्जी की है, ये सेम एनर्जी है इनकी। ठीक है, और इसी को हमने कहा था डीजनरेसी का कंसेप्ट। तो ये नेचर में कैसी हैं, डीजनरेट हैं। और अगर मैं इन दोनों के बीच में गैप बना रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है, कुछ एनर्जी का डिफरेंस है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कुछ एनर्जी का डिफरेंस है। तो देखो अब हम लोग ना इस बार बॉन्डिंग फिर से करेंगे मीथेन के अंदर, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले कार्बन लिया, कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ मैं। ठीक है,
देखो मैं 1s को नहीं लिखूंगा क्योंकि वो अंदर वाली शेल है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगी नहीं। तो जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या बनेगा मेरे पास में, 2s2 और 2p में कितने 2, 2p में कितने 2। ठीक है, अब मैं अगला स्टेप क्या कराऊंगा, इसका एक्साइटेशन। ठीक है ना, मैंने इसका एक्साइटेशन करा दिया। तो एक्साइटेशन कराने पे ये बनाया अपना एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसका जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में से उठ के कहाँ चल जाएगा, दूसरे p ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। बट अब मेरे को क्या नोटिस आ रहा है कि ये वाली जो ऑर्बिटल है, ये वाली ऑर्बिटल है और ये 3 ऑर्बिटल हैं, इनके अंदर डिफरेंस है एनर्जी के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, देखो अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये मेरे पास 2s है और ये 2p है, क्योंकि 2s और 2p दोनों n बराबर 2 के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, 2s और 2p जो सब शेल हैं वो दोनों सेकंड शेल की तो हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, इसीलिए वो क्या करेंगी, वो दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरमिक्स हो जाएंगी। तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरमिक्स हो जाएंगी। हाइब्रिडाइजेशन में जो तुमने पहला पॉइंट पढ़ा है वो क्या कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिमिलर एनर्जी की होनी चाहिए। तो ये सिमिलर एनर्जी की हैं या नहीं है, हाँ हैं। क्यों, क्योंकि दोनों सेकेंड शेल की ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिख रखा है, ये वाला पॉइंट देखो, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे तुम्हारी कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रही हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं। कौन सी, एक तो ये s, एक px, एक py और एक pz। तो इसका मतलब जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी उतनी ही नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। बताओ कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं, 4। तो नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी बनेंगी, 4। बना लेते हैं 4। ठीक है, मेरे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई। अब हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो नाम होगा ना वो sp3 होगा, इसको हम ऐसे sp3 लिखते हैं सुपरस्क्रिप्ट में। ठीक है, तो sp3 क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर एक s है और 3 p है। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। तो क्योंकि मैंने 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करी थी इसलिए मैंने 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाई। ठीक है, अब देखो लास्ट पॉइंट क्या कहता है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड शेप। शेप का तो हम आगे देख लेंगे जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाएंगे। अभी हमें क्योंकि बॉन्डिंग समझनी है तो अभी हम एनर्जी वाले फंडे को समझ सकते हैं। ठीक है ना, कैसे, नोटिस करो मैंने अभी क्या बोला था कि अगर मैं इस ऑर्बिटल को इस ऑर्बिटल से डिस्टेंस दे के बना रहा हूँ, इसका मतलब उन दोनों में एनर्जी का गैप है। अब देखो जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन कराया तो क्या उसके बाद मैंने गैप दिखाया है, नहीं, मैंने चारों ऑर्बिटल्स को एक साथ बनाया है। तो अगर मैं चारों ऑर्बिटल्स को एक साथ बना रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि उन सब की एनर्जी जो है वो कैसी है, सिमिलर है। तो अब देखो क्योंकि हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो मैं फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इनके अंदर भर दूंगा। ठीक है, अब सारी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है, सेम है, क्योंकि तो मैंने उन्हें साथ में बना रखा है। तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, जो हाइड्रोजन है उनके साथ में इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारे पास में बॉन्डिंग। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हाइब्रिड जो बॉन्डिंग हो रही है वो हो रही है sp3s ऑर्बिटल की बॉन्डिंग हो रही है। मतलब sp3 ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया है s ऑर्बिटल के साथ में, ये भी sp3s ऑर्बिटल है, sp3s ओवरलैप है, ये भी sp3s ओवरलैप है, ये भी sp3s ओवरलैप है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये चारों जो बॉन्ड हैं वो आइडेंटिकल होंगे नेचर के अंदर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मीथेन के अंदर जो हमारे पास में बॉन्ड होते हैं वो सारे कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं नेचर के अंदर। ठीक है, अब देखो ये जो कंसेप्ट मैंने तुम लोगों को सिखाया ना, ये अभी यहाँ तक तुम्हें पूरा समझ में आना चाहिए था। आगे की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, जहाँ पर मैं तुम्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर के बारे में बताऊँगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाऊंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। वहाँ पे मैं तुम्हें लोन पेयर ऑफ फॉर्मल चार्ज बताने का, फॉर्मल चार्ज का क्या मतलब होता है, किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैसे आ रहा है वो तुम आगे सीखोगे। ठीक है, तो इतने कंसेप्ट को प्लीज़ एक बार समझना। ठीक है, और अपने पास कहीं इसको नोट करते चलना। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से
कि अगर आप लोगों को ये कंटेंट यूज़फुल लगता है, अगर आपको हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा और आपको अच्छे से अच्छा नया कंटेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।